हाँ, तो आज अपन हिंदी साहित्य के एक इम्पोर्टेंट कैप्सूल की बात करेंगे और ये कैप्सूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कि आज अपन बात करने वाले हैं आपके साहित्यिक परिचय। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा शानदार तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, लेकिन हाँ आप उसमें कुछ कटौती कर सकते हैं। कटौती का मतलब कुछ आपको एक दो, जैसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा जहाँ तक 4 या 5 मार्क्स में, तो फिर वहाँ पर 1-2 लाइन अगर कम भी कर दी जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने सब के सब नहीं लिए हैं, मात्र 4-5 सेलेक्ट किए हैं बस। और कहाँ से ये? अंतराभाग सेकंड का काव्यखंड, ठीक है, अंतराभाग सेकंड का काव्यखंड से है जो ये अपना है। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना इनके बारे में। देखो पहला भावपक्ष लिखने का तरीका आप समझ लेना। हिंदी साहित्य में अलग अलग तरह से लिखा जाता है और हिंदी का अनिवार्य में अलग तरह से लिखा जाता है। भावपक्ष, कलापक्ष, उनकी प्रमुख कृतियाँ, कहानी, उपन्यास, इस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो भावपक्ष में क्या लिखोगे कि निराला कैसे कवि थे? तो निराला छायावादी कवि होने के साथ साथ में प्रगतिवादी कवि भी हैं, क्योंकि उनकी कविता में शोषण का विरोध और शोषकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति हुई है। वे क्रांतिदर्शी छवि हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति का चित्रण भी अपनी रचनाओं में किया है, इसीलिए तो क्रांतिकारी, क्योंकि उन्होंने जब हमारी भारतीय संस्कृति का जो बात करता है वो इसका मतलब क्रांतिकारी कवि है। कलापक्ष, निराला छायावाद तथा स्वच्छंदतावादी कविता के आधार स्तंभ थे। उनका काव्य जगत बहुत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है। उनके काव्य में विचारों की व्यापकता है, विविधता और गहराई मिलती है। उन्होंने छंद मुक्त तथा छंदबद्ध कविताएं लिखी हैं। प्राचीन तथा मानवीकरण, विशेषण, विपर्य आदि अंग्रेजी काव्य के अलंकार उनकी कविता की शोभा बढ़ाते हैं। बोलचाल की भाषा तथा संस्कृति निष्ठ शब्दावली युक्त भाषा उनकी भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? एक तो बोलचाल की भाषा तथा एक है संस्कृत निष्ठ शब्दावली, ठीक है ना। और उन्होंने हिंदी में गज़लें भी लिखी है। ये तो आप इसमें कोई छोटी मोटी कोई लाइन काट सकते हो, बाकी लिख सकते हो, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रमुख कृतियाँ देख लो तो आराम से याद हो जाएगी। गीतिका है, अनामिका है, नए पत्ते हैं, ऐसे कोई 2-3 भी याद हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर सुकुल की बीबी, लिली, ठीक है, ये लिली का मतलब हरियाली जैसा ही होता है, तो नए पत्ते से हरियाली आती है। लिली मतलब राजस्थानी वर्ड में, मारवाड़ी वर्ड में इसको अपन कह सकते हैं लिली हो गया, मतलब हरियाली हो गया, तो लिली, सुकुल की बीबी, ठीक है। उपन्यास में बिल्लेसुर, बकरिया, ठीक है, बकरी ऐसे एडजस्ट पर लेना। अप्सरा, अलका, प्रभावती, कोई 2-3 में लिख दो सफिशिएंट है, कोई मार्क्स नहीं करते हैं। लेकिन हाँ 2 से कम मत रहने दें, 2 तो पक्के होने चाहिए, 3 हो जाए तो और भी बढ़िया है। सेकंड है विष्णु खरे, यहाँ से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भावपक्ष, कलापक्ष, प्रमुख कृतियाँ और इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं। भावपक्ष में विष्णु खरे कवि, लेखक और अनुवादक हैं ये, और कवि के रूप में वे जनता की समस्याओं से जुड़े हैं। अपनी कविताओं में अपनी भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली नैतिक विरोध को अभिव्यक्ति प्रदान की गई उनके द्वारा। कलापक्ष में तो विष्णु खरे की भाषा सशक्त है और वन्य विषय के अनुकूल है। अपने तत्सम शब्दों के साथ ही बोलचाल के प्रचलित शब्दों को अपनाया है इन्होंने। और आपकी भाषा में, यहाँ देखो ये थोड़ा लिखने का तरीका ऐसा लिख सकते हो आप, आपकी भाषा का मतलब अपन विष्णु खरे जी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। आपकी भाषा में प्रवाह है तथा भाव व्यंजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। आपने मुक्त छंद को अपनाया है तथा जो अलंकार स्वाभाविक रूप से आगे हैं उनको अपनी कविताओं में स्थान दिया है। कवि ने लक्षणा, बिंब विधान तथा पौराणिक संदर्भों और पात्रों का भी सहारा लिया है। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? एक गैर रूमानी समय में 1970 में ये उनका कविता संग्रह है, दोनों ही, ठीक है। और खुद अपनी आंख से 1978 के अंदर ये भी कविता संग्रह, तो आराम से याद भी रह जाएगा, 70-78 है ना, ऐसे याद कर लेना। विष्णु खरे ऐसे याद हो जाएगा। इनको कौन कौन से सम्मान मिले? कोई 2-3 सम्मान लिख देना। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, यानी कि फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान है, इनको मिला हुआ है, ये फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ इनको। और रघुवीर सहाय सम्मान भी इनको मिला हुआ है। रघुवीर सहाय खुद प्रसिद्ध कवि हैं, आगे अपन बात करेंगे। शिखर सम्मान मिला है इनको। साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा इनको मिला है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, जो खुद के हिंदी के बहुत महान कवि हैं। तो 5 सम्मान इनको मिले, लेकिन कोई 2 भी लिख दिए तो भी मार्क्स मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। मलिक मोहम्मद जायसी भी वेरी इंपॉर्टेंट है भावपक्ष में, कि जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाली सूफी काव्यधाराओं को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा या प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहा जाता है। आप चाहो तो ये लिख लो, चाहे इसकी जगह ये लिख लेना, प्रेम मार्गी काव्यधारा है ना, इसकी जगह अगर ये मुश्किल वर्ड लग रहा है तो प्रेम मार्गी काव्यधारा लिख लेना, ठीक है, कहा जाता है। जायसी का पद्मावत लिखा, पता है ना आपको, पद्मावत जायसी तो लिखा गया है। तो जायसी का पद्मावत इसी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाला श्रेष्ठतम महाकाव्य है। लौकिक कथा के माध्यम से जायसी ने अलौकिक प्रेम का आभास इस काव्य ग्रंथ में कराया है। रत्नसेन जीवात्मा का तथा पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। रत्नसेन किसका है? वो जीवात्मा का है,
और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। और अतः रत्नसेन का पद्मावती के प्रति प्रेम वस्तुतः जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम जैसा प्रतीत होने लगा है। कला पक्ष की अगर बात करें तो फारसी की मसनवी शैली में रचित पद्मावत की रचना दोहा चौपाई शैली में तथा अवधी भाषा में हुई है। इस कथा का पूर्वार्ध काल्पनिक और उत्तरार्ध ऐतिहासिक घटनाओं से युक्त हैं। उनकी काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर हैं। पद्मावत में वस्तु वर्णन की प्रधानता है, लोक जीवन का व्यापक चित्रण है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। जाहिर सी हिंदी काव्य में अपने वियोग वर्णन के लिए विख्यात है। तो ऐसी कोई 2-3 लाइनें अगर रह भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं, खास बातें याद करनी है। कृतियों में पद्मावत है, अखरावट है, ठीक है, याद हो जाएगा पद्मावत अखरावट ऐसे साउंड्स हैं। और आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम। विद्यापति जी की अगर बात करें तो भावपक्ष और कलापक्ष। भावपक्ष देखो, विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार उनका प्रधान रस है, ठीक है, और वह संधि नक्षिक वर्णन सगे सनाता एवं नायिका के अभिसार का चित्रण विद्यापति के प्रिय विषय हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव कहा जाता है। उनकी वाणी में कोयल जैसी मधुरता है। कलापक्ष में विद्यापति का संस्कृत अवहट अपभ्रंश तथा मैथिली पर पूरा अधिकार था। उन्होंने तीनों भाषाओं में रचनाएं की है। उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार तथा कीर्ति पताका में दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। उनकी रचनाओं में मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार तथा संस्कृति का सजीव चित्रण है। पद ललित्य मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग उनके पदों में मनोहर जो है तरीके से जो हमें मनोहर बनाते हैं। संस्कृत रचनाएं देखो, संस्कृत रचनाएं की कुछ है कि भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है, लिखनावली है, विभाग सागर है, दान वाक्यावली। कैसे एडजस्ट करें, लोग कोई 2-3 याद करनी है। अवहट अपभ्रंश से रचित रचनाएं कौन सी है, तो वह कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो यहाँ पर भी लिखी हुई है वही वापस है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और मैथिली भाषा में रचित एक रचना पदावली। बहुत ईजी है, कोई टेंशन बात नहीं है। और लास्ट अपना एक और हो जाएगा, वह घनानंद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। भावपक्ष, घनानंद मूलतः प्रेम पीड़ा के कवि हैं। उन्होंने वियोग श्रृंगार का मनोहर वर्णन अपने काव्य में किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का गंभीर, निर्मल, आवेगपूर्ण तथा व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप मिलता है। उनकी रचनाओं में भावों की जो गहराई है वह अन्यत्र दुर्लभ है, जबरदस्त है। कलापक्ष, उनके काव्य में लाक्षणिकता और वाग्देवता, ठीक है, वाग्देवता वक्रोक्ति के साथ अलंकारों का प्रयोग कुशलता से हुआ है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ ही वचन वक्रता भी मिलती है। घनानंद ने परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा में काव्य रचा है। उनकी भाषा व्यंजकता, कोमलता और मधुरता के गुणों से संपन्न है। वह सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रेरणा भी हैं और उन्होंने कवित्व, सवैया आदि छंदों को अपनाया है। कृतियाँ अपन देखें तो एक आपको पता है सुजान सागर है, विरह लीला है, कृपा कंड निबंध, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट की है, तीनों आपको लिखनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है। ये जो कैप्सूल था आपका, ये वाला कैप्सूल अपने काव्यखंड से, ठीक है, काव्यखंड से चैप्टर जो आपके हो जाएंगे। काव्यखंड की जो कंप्लीट बुक है आपकी, वो पूरी चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक, उनमें मात्र मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए थे 5। तो पूरे 5 तो पढ़ ही सकते हो 11 में से, ठीक है। मात्र 5 पढ़ने हैं, आराम से पढ़ सकते हो ज़बरदस्त तरीके से। अच्छे से रिवीजन कर लो, लिख के याद कर लो, कैसे कर लो, 4 से 5 नंबर का मामला है, ठीक है। अब आपको एक सेकंड कैप्सूल वापस मिल रहा है, जो आपके मिलेगा पद्य खंड बोल दो, चाहे इसको अपन वो गद्य खंड का, ये तो काव्य खंड का था ना, काव्य पद्य हो चुका। अब गद्य खंड का कैप्सूल आपको और मिलेगा, उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से कवि वो साहित्यिक परिचय आपके हो सकते हैं, उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है।